रॉन सिमंस के अनुसार, धत्त, यही चीख रहे होते रूसी सैनिक। फर्क बस इतना कि यहाँ समस्या और तरह के डैम की थी। ये डैम बेलगोरोद में एक जलाशय में पानी भरने से रोक रहा था और डैम का काम भी यही होता है। यूक्रेन ने यह देखा और उन्होंने एक आइडिया निकाला, डैम पर हमला करो और रूसी सैनिक बह जाएंगे। तो यूक्रेन ने यही किया। ड्रोन हमले से रूसी डैम विशाल हथियार बन गया और बाढ़ ने पुतिन व साथियों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर दी। 20 जुलाई को पेपेल बेलगोरोड टेलीग्राम चैनल ने यह खबर दी, यूक्रेन ने हाल ही में ड्रोन हमला कर बेलगोरोड के सेबेकिन्स्की जिले के डैम को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ये डैम बेलगोरोड के मुख्य जलाशय पर है और ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने इसे 19 जुलाई को निशाना बनाया। और यही सब नहीं है, जैसा उसी चैनल ने बताया, बांध को भरने और उसकी मरम्मत करने के प्रयासों में और भी बाधा आ रही है, क्योंकि ड्रोन लगातार खुद बांध पर हमला कर रहे हैं, साथ ही वहां जाने वाले कर्मचारियों और मशीनरी पर भी। दूसरे शब्दों में कहे तो यूक्रेन के हमले रुके नहीं हैं। यूक्रेन के ड्रोन जितना नुकसान करना चाहते थे उसका ज्यादातर हिस्सा कर चुके हैं। अगला कदम यह है कि रूस को मरम्मत करने से रोका जाए और उन सभी सैन्य कर्मियों पर हमला किया जाए जो बहुत करीब आ जाते हैं। यूक्रेन चाहता है कि पानी बहता रहे और जल्द ही आप जानेंगे कि ये रूस के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। लेकिन पहले नुकसान की बात करें। मेडूसा रिपोर्ट करता है कि डैम के स्पिलवे के लगभग 30 मीटर लंबे हिस्से को ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है और पानी तेजी से बह रहा है। स्पिलवे सुरक्षा संरचनाएं होती हैं जिन्हें या तो डैम के हिस्से के रूप में या उसके बगल में बनाया जाता है, जिनका उपयोग जलाशय भर जाने के बाद बाढ़ के पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात नियंत्रण है। पानी डैम के ऊपर, आसपास या उसके भीतर से गुजरता है, लेकिन इसे सुरक्षित रूप से निर्देशित किया जाता है ताकि कोई समस्या न हो। बेलगोरोड डैम का एक स्पिलवे अब लगभग नष्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि जिस पानी को उसे नियंत्रित करना था वो अब उस दिशा में नहीं जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने भी डैम के ऊपरी हिस्से से गुजरने वाली सड़क पर सीधा हमला किया है। सड़क को नष्ट करने से बाढ़ नहीं आती, यह साफ है। इससे रूसी मरम्मत टीमों के लिए क्षतिग्रस्त स्पिलवे तक पहुंचना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए सड़क के चारों ओर से होकर जाना पड़ता है जहाँ उन्हें जाना है। ये आसान नहीं है क्योंकि बांध का ऊपरी हिस्सा संकरा है। हमने फॉलो अप हमलों का जिक्र किया था। 21 जुलाई की AA रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य हमले के बाद ड्रोन बेलगोरोड बांध को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाइड्रोलिक उपकरणों पर भी हमला हुआ है, जिससे स्पिलवे के नष्ट होने के कारण हुए पानी के अनियंत्रित बहाव के साथ साथ और भी पानी का अनियंत्रित बहाव हो गया है। बेलगोरोड में चेतावनी सायरन बज रहे हैं। अधिकारियों ने कहा आगे हमले हुए तो बांध में और गंभीर टूट-फूट हो सकती है, कई बस्तियां डूब सकती हैं और हजारों लोगों को हटाना पड़ सकता है। ये पहले ही होने की कगार पर है। मिलिटार्नी जानकारी देते हैं कि पानी की पहली लहर से नेजागोल नदी तेजी से भरने लगी है, जो शेबेकिनो के साथ बहती है। तेजी से इस हद तक भर गई है कि उसने अपने किनारों से बाहर बहने लगी है। नदी किनारे की इमारतों और ढांचे में पानी भरना शुरू हो गया है। जैसे जैसे यूक्रेन हमला जारी है, स्थिति और भी बिगड़ सकती है। उस नदी के निचले हिस्से में स्थित पास के बेजलिया दोका में हमने वहां भी पानी का स्तर बढ़ते हुए देखा है और इसी क्षेत्र में पोपादी स्ट्रीट पर निवासियों ने एक झील बनने की सूचना दी है, जिससे वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए वहां से गुजरना बेहद मुश्किल हो गया है। बेलगोरोद के लोगों को इस बाढ़ की आदत होनी चाहिए। ये पहले भी उनके साथ हो चुका है। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन ने बेलगोरोद डैम पर ड्रोन हमला किया था, जैसा 19 जुलाई को भी किया था। हमने तब भी ऐसी रणनीति देखी थी। ड्रोन हमले से डैम में दरार आई और नदी का पानी बढ़ गया। इसके बाद यूक्रेन ने और हमले किए ताकि मरम्मत में देरी हो और आसपास और अधिक पानी फैल सके। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों बल के कमांडर रॉबर्ट ब्रोडी ने पुष्टि की कि किस यूक्रेनी यूनिट ने यह हमला किया और हुए कुछ नुकसान का भी जिक्र किया। आज बेलगोरोड जलाशय में दरार आ गई। प्रारंभिक हमले के बाद जल स्तर 100 सेंटीमीटर गिर गया है। ब्रोडी ने बताया कि हमला मानव रहित प्रणालियों बल के पहले अलग केंद्र के बर्ड्स ने किया। अक्टूबर हमले के बाद उपग्रह तस्वीरें भी सामने आई। इससे पता चला कि बाढ़ बहुत गंभीर थी। बेजलियाडोव्का के आसपास का इलाका पानी से ढक गया, जिसका मतलब है कि बस्ती लगभग चारों ओर से घिर गई थी। एक्सेल एक्सोनोवा प्लस ने रिपोर्ट किया। उसी आउटलेट ने कहा कि बेलगोरोड के गवर्नर इस मामले पर चुप रहे, जिससे टेलीग्राम चैनल के शब्दों में ये नीच लोग इस घटना को ठेठ सोवियत अंदाज में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसमें शक नहीं कि यूक्रेन ने जुलाई के हमले में बेलगोरोड डैम को नुकसान पहुंचाया है और संभावित निकासी के बारे में चेतावनियां दी जा रही हैं। अक्टूबर में डैम पर हमले के बाद पास के जलाशय में पानी का स्तर 1 महीने से ज्यादा कम रहा। यूक्रेन
फिर से ऐसे ही नतीजे की उम्मीद करेगा। इस समय आपके दिमाग में कुछ चिंताएं होंगी। यूक्रेन ने कई लोगों के मुताबिक नागरिक ठिकाने पर हमला किया है। बेलगोरोड डैम के पास की बस्तियां प्रभावित हुई है और रूस इस हमले को यूक्रेन के ड्रोन बलों द्वारा किया गया आतंकवादी हमला पेश करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन इन चिंताओं का जवाब 2 बिंदुओं में देगा। ये बदला है और बेलगोरोड डैम की सैन्य अहमियत बहुत से लोगों की समझ से कहीं ज्यादा है। बदले के मामले में रूस के लिए डैमों को नष्ट करना कोई नई बात नहीं है, अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से यूक्रेन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। यह देखने के लिए हम आक्रमण की शुरुआत तक लौट सकते हैं कि सितंबर 2022 में रूसी मिसाइलों ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर क्रीवी रीह के जलाशय डैम पर हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकवादी हमला बताया कि इस डैम का कोई सैन्य महत्व नहीं था, जिसका मतलब है कि रूस के पास इसे शुरू करने का कोई भी औचित्य नहीं था। यह बेलगोरोड डैम पर लागू नहीं है, जैसा आप जल्द जानेंगे। लगभग 1 साल बाद जून 2023 में खेरसोन में काखोव जल विद्युत संयंत्र को नष्ट कर दिया गया। ये डैम द्नीप्रो नदी के 6 डैमों में एक है। इसने इतने बड़े जलाशय को रोके रखा था कि लोग इसे काखोव का सागर कहते हैं। यह इतना बड़ा है कि कई जगह दूसरा किनारा दिखता ही नहीं। ये हमला पिछले बांध हमले से ज्यादा जटिल था। नाटो और यूक्रेन ने रूस पर बांध तोड़ने का आरोप लगाया। रूस ने इसे यूक्रेनी हमला बताया था। उस समय बीबीसी ने रिपोर्ट किया था। दूसरा विकल्प कम ही संभव लगता है। न केवल इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन ने अपने ही बुनियादी ढांचे पर हमला किया, बल्कि ऐसा करके उसने अपने ही हजारों लोगों को खतरे में डाला। बीबीसी के अनुसार यह बांध बाहरी शक्तिशाली हमलों को झेलने के लिए बनाया गया था। ऐसे में अधिक संभावना यही थी कि यह किसी अंदरूनी विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हुआ हो। और चूंकि रूस ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था जहां यह बांध स्थित था, इसलिए ये कहीं ज्यादा संभावना है कि रूस ने खुद ही इस बांध को उड़ा दिया, शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के रूप में। मुद्दा यह है कि रूस के लिए बांधों पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के लिए 19 जुलाई को बेलगोरोड डैम पर हमला जवाबी कदम है। अगर रूस ऐसा कर सकता है बिना किसी सजा के, तो यूक्रेन भी बांधों पर हमला कर सकता है, ताकि युद्ध को जवाब में रूसी जनता तक वापस लाया जा सके। जैसा अक्सर यूक्रेन के हमलों में होता है, ये हमला सिर्फ बदले के लिए नहीं था। रूस के दावों के बावजूद बेलगोरोड बांध सैन्य उद्देश्य भी निभाता है। इससे यह यूक्रेन का वैध निशाना बनता है। इससे पहले कि हम बताएं कि वह उद्देश्य क्या है, आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं। हम रोज वीडियो लाते हैं जिनमें यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक सैन्य घटनाओं के ताज़ा घटनाक्रम शामिल होते हैं। यूक्रेन के हमले से सिर्फ बेलगोरोड डैम के पास के आम नागरिक प्रभावित नहीं हुए। रूस ने आसपास के इलाके में ब्रिगेड तैनात की हुई है। असल में वहाँ 4 ब्रिगेड है। अधिकांश ग्राफिवका गांव के पास है, जो उस नदी के निचले बहाव वाले हिस्से में है, जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण किनारों से बाहर बह रही है। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन के बांध पर हमले के दौरान हमें ये पता चल आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि उससे आई बाढ़ ने 68वीं, 116वीं, 128वीं और 136वीं रूसी सशस्त्र बलों की ब्रिगेडों के कई बंकरों को प्रभावित किया। ये यूक्रेन के बेलगोरोड बांध पर हालिया हमले पर नया नजरिया देता है। याद रखें, बेलगोरोड सीमा क्षेत्र है। यूक्रेन के करीब होने के कारण ये हमले शुरू करने और सैनिकों को यूक्रेन के मुख्य भूभाग में भेजने के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाता है। डैम के निचले बहाव में 4 ब्रिगेड्स बेलगोरोड में यूं ही बिना वजह नहीं बैठी। वे वहां एक मकसद के साथ है। मकसद पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन रूस ने बेलगोरोड को यूक्रेन पर हमले के लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किया है। 4 ब्रिगेडों को हटाना, भले ही वे बाढ़ से पूरी तरह नष्ट न हुई हो, इससे अव्यवस्था और अफरा तफरी मच जाती है। ये यूक्रेन की सैन्य दृष्टि से अच्छी बात है। एक और पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए, जो अब बेलगोरोड डैम से भारी मात्रा में बाहर निकल रही चीज से जुड़ा है, पानी। आप सोच सकते हैं कि यूक्रेन के डैम पर हमले का उद्देश्य वही बाढ़ थी जो इसके बाद आई। यह निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है, लेकिन जब बात उस रूसी पानी की आती है जो अभी डैम से बह रहा है, तो इसमें एक बड़ी कहानी भी है। उस कहानी को समझने के लिए हमें अक्टूबर 2025 के बेलगोरोड डैम हमले पर लौटना होगा। तब रूस यूक्रेन के वोचांस्क क्षेत्र में और इलाका कब्जाने की कोशिश कर रहा था। 26 अक्टूबर तक पुतिन दावा कर रहे थे कि रूस उस क्षेत्र का लगभग 70% हिस्सा अपने कब्जे में रखता है। उसका काम उस बिंदु से वोविचा नदी पार करना था, जो एक समस्या थी। जब वो नदी बह रही होती है तो रूस को उसे पार करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यूक्रेन में बहुत सूखी गर्मी ने कुछ समस्याएं पैदा कर दी थी, जैसा कि उस समय यूक्रेन की 16वीं आर्मी कोर के एक बयान में बताया गया था। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। सूखे दौर और भीषण गर्मियों के बाद सीवर्स की डोनेट्स और वोचा नदियां सूख गई थी। इससे विरोधी की रसद आसान हो गई। उसी समय भंडार जमा थे और पेड़ों पर पर्याप्त पत्तियां थीं। इससे
वोवचांस्क दिशा में गतिविधि तेजी से बढ़ी। कोर के बयान में कहा गया था, दूसरे शब्दों में वोवचा नदी का पानी कम हो रहा था और यह रूस को कहीं अधिक आसान और तेजी से पार करने का तरीका देने के कगार पर था। और अगर रूस वो नदी पार कर लेता, रूस वोवचांस्क में और आगे बढ़ सकता था। बेल्गोरोड बांध तोड़ने से पानी दूर तक बहा और सूखती नदियां भर गईं। रूस की सभी पार करने की योजनाएं विफल रही। जुलाई 2026 तक आते आते लगता है कि कुछ ऐसा ही होने की कगार पर है। यूक्रेन यूरोप के अधिकांश हिस्सों की तरह गर्मियों के दौरान हीट वेव से प्रभावित रहा है। असल में मई के अंत में यूक्रेन गर्मी के मामले में यूरोप के अधिकांश हिस्सों से आगे था। कई जगह तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। इसके बाद और भी तेज गर्मी की लहरें आई हैं, जिससे यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड पर और दबाव बढ़ा है। यूरो न्यूज रिपोर्ट करता है, यूक्रेन की मुख्य समस्या है कि रूस अब भी सेना को वोवचा नदी पार भेजने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के सैनिकों ने नदी के पानी को मौत का जाल बताया। उन्हें अब भी जबरन पार करने को कहा जा रहा है, अक्सर 2 या 3 के छोटे समूहों में। दूसरी तरफ के यूक्रेनी मोर्चों तक पहुंचने की कोशिश में उस नदी को पार करना रूसी कोशिशों के लिए वोचांस्क और व्यापक खार्किव क्षेत्र दोनों में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इन कारणों से लगता है कि यूक्रेन ने बेल्गोरोड डैम पर अक्टूबर वाला हमला दोहराया ताकि नदी में पानी बहता रहे और रूसी सैनिक दूर रहे। वो बाढ़ 4 ब्रिगेडों को प्रभावित कर रही है, लेकिन अगर यूक्रेन इस हमले से रूस के सैनिकों को साल के बाकी हिस्से तक वोवचा के उस पार रोके रख सके, यूक्रेनी क्षेत्र की रक्षा के दीर्घकालिक नजरिए से यह बड़ी जीत होगी। बेल्गोरोड जलाशय बांध की तबाही वह आतंकी हमला नहीं है जैसा रूस दिखाना चाहता है। उस बांध का नष्ट होना कई सैन्य उद्देश्यों को पूरा करता है। फिर भी ये सब कहने के बाद भी हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस हमले का बेल्गोरोड के नागरिकों पर असर पड़ेगा। यूक्रेन का उन नागरिकों पर सीधे हमला करने का इरादा नहीं है। ये भी तर्क देगा कि रूसी जनता पर दबाव बनाना उसकी वैध सैन्य रणनीति है जो उसने अभी अपनाई है। कैसे? बेल्गोरोड हमलों का मनोवैज्ञानिक असर स्थानीय लोगों पर पड़ता है, जिससे पुतिन पर यूक्रेन पर अपने आक्रमण को खत्म करने का दबाव बढ़ता है। ये कहना उचित होगा कि बेल्गोरोड के लोग पुतिन की युद्ध की कभी न खत्म होने वाली प्यास से बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा थक चुके हैं। सीमा पर रहने वालों ने कई साल यूक्रेन का युद्ध अपने दरवाजे तक आते देखा है। 2023 और 2024 में 2 बार यूक्रेनी सेनाएं बेल्गोरोड के कोजिंका गांव में घुस आई थी, जिसके कारण उस गांव का एक हिस्सा लड़ाई में तबाह हो गया। जिस शहर के नाम पर ओब्लास्ट का नाम पड़ा, वहां बम शेल्टर बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण इमारतों पर एंटी ड्रोन जाल और बस स्टॉप्स पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये सब अस्थायी माने जाते हैं, लेकिन अब ये स्थायी लगने लगे हैं, जो इस बात का संकेत है कि पुतिन द्वारा शुरू की गई जंग उतनी एक तरफा नहीं है जितनी उन्होंने दावा किया था। यहाँ तक कि अब भी बेल्गोरोड के निवासियों को पुतिन की जंग की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 7 जुलाई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने बताया कि रात के एक हमले से बेल्गोरोड लाइनर प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ मेन गैस पाइपलाइंस में कई जगह आग लग गई, जिससे पानी की कमी और बिजली बाधित हुई। बेल्गोरोड के नागरिकों के लिए ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है और कई लोग यूक्रेन के ताजा बांध तोड़ हमले को झुंझलाहट व गुस्से से देखेंगे। यह पुतिन के युद्ध के रूस पहुंचने का एक और संकेत है। आप सोच सकते हैं कि ये झुंझलाहट और गुस्सा यूक्रेन की तरफ ही है। आखिरकार वही लोग बेल्गोरोद पर हमले कर रहे। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि मामला ऐसा ही है। बेल्गोरोद के निवासी बस पूरे युद्ध से थक चुके हैं और उनमें से कई लोग यूक्रेन की तुलना में पुतिन से कहीं ज्यादा नाराज है। इसकी निशानियां हर जगह देखी जा सकती हैं। 28 जनवरी की रिपोर्ट में द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि फोनर नामक एक स्थानीय समाचार वेबसाइट ने बेल्गोरोड के निवासियों से पुतिन के युद्ध पर सर्वेक्षण किया। करीब 25% लोगों ने कहा कि वे इस बात से बेहद दुखी और निराश है कि ऐसा हुआ। लगभग इतनी ही संख्या में लोगों ने कहा कि युद्ध ने उनकी जिंदगी को ठहरा दिया है। सबसे चौंकाने वाला नतीजा उस सवाल से आया जिसमें पूछा गया कि क्या उत्तरदाताओं ने युद्ध में शामिल रूसियों को कोई सहायता दी है। सिर्फ 6% ने कहा कि उन्होंने सहायता दी है। ये दिखाता है कि बेल्गोरोद के कई लोग शुरू से युद्ध के पक्ष में नहीं थे। शायद वे यूक्रेन की कार्रवाई को जरूरी बुराई मानते हैं ताकि संघर्ष खत्म हो सके। हम मई 2023 की एक दिलचस्प न्यूज वीक रिपोर्ट पर भी लौट सकते हैं। उस मीडिया संस्थान ने एंटोन गेराश्चेंको की टिप्पणियों पर रिपोर्ट की, जो तब यूक्रेन के आंतरिक मामलों के उप मंत्री थे। गेराश्चेंको ने कहा कि फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन के सदस्यों ने, जो पुतिन के खिलाफ लड़ने वाले रूसी नागरिकों का एक अर्धसैनिक समूह है, उन्हें बताया कि बेल्गोरोड के कुछ लोग दिलचस्प अनुरोध कर रहे थे। बेल्गोरोड के लोगों ने भी हमसे संपर्क कर क्षेत्र में शांति स्थापना अभियान चलाने का अनुरोध किया, क्योंकि जाहिर है वे लगातार बमबारी से थक चुके हैं। लीजन के सदस्य ने कहा, इसका मतलब है कि निवासी एक ऐसे समूह से जो सक्रिय रूप से यूक्रेनी समर्थक है, उनसे जो भी कर सकते हैं करने के लिए कह रहे थे, यहाँ तक कि बेल्गोरोड क्षेत्र में प्रवेश कर लड़ाई खत्म करने की कोशिश करने तक। मूलतः यूक्रेन समर्थकों का दोस्ताना आक्रमण ये कभी हुआ नहीं,
लेकिन इससे यूक्रेन के बेलगोरोड हमलों पर नई रोशनी पड़ती है। रूस यूक्रेन को आक्रांता दिखाना चाहता है। हालांकि ऐसा लगता है कि बेलगोरोड में तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के लिए समर्थन क्रेमलिन जितना मानना चाहता है उससे कहीं कम है। इस क्षेत्र के लोग खुद को रूस द्वारा उपेक्षित मानते हैं क्योंकि बेलगोरोड की सैन्य अहमियत और सीमा के कारण वे यूक्रेनी हमलों का सामना कर रहे हैं, जिससे यह अधिकांश जगहों की तुलना में एक आसान निशाना बन जाता है। यूक्रेन इससे अच्छी तरह वाकिफ है। कीव पोस्ट के मुताबिक ब्राउडी ने यूक्रेनी रणनीतियों का जिक्र किया है जिनमें रूसी जनता को नाराज कर पुतिन पर दबाव बनाना शामिल है। ब्राउडी ने कहा कि वह रूस के भीतर नकारात्मक भावना बढ़ाना चाहते हैं, जिससे तनाव इतना बढ़ सकता है कि देश के भीतर एक विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो जाए। यह नकारात्मक भावना सिर्फ बेलगोरोड में ही नहीं बल्कि पूरे रूस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार टीडीपी वर्ल्ड ने बताया कि यूक्रेन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया ने 1600 रूसी लोगों पर टेलीफोन पोल किया। 81% लोगों ने कहा कि अगर यह विकल्प सामने रखा जाए तो वे कल से ही युद्ध खत्म करने का समर्थन करेंगे। 58% ने कहा युद्ध खत्म करना पुतिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे वे रूस की आर्थिक स्थिति सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अंत में 73% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे दूसरी बार लामबंदी का विरोध करेंगे। ये संकेत देता है कि अधिकांश लोग चाहते हैं कि युद्ध का अंत और अधिक लड़ाई के बजाय शांति वार्ता से हो। ये हमें फिर से बेलगोरोड जलाशय के बांध पर लाता है। उस बांध पर एक और हमला स्पष्ट सैन्य उद्देश्य पूरा करता है। असल में कई उद्देश्य हैं, लेकिन शायद हमले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये बेलगोरोड में पहले से ही युद्ध से थकी हुई आबादी को पुतिन से और भी ज्यादा नाराज कर देता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया और फिर ऐसा लगता है जैसे उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। कौन जानता है, बेलगोरोड शायद पुतिन के खिलाफ खुला विरोध करने वाला पहला रूसी क्षेत्र बन सकता है। निवासी अपनी स्थिति के लिए यूक्रेन को दोषी नहीं मानते, उनका नेता हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अगर हमले जारी रहे तो उस नेता पर दबाव बढ़ना तय है। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि पुतिन तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें उनकी चाही चीज नहीं मिल जाती, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे, चाहे कितने ही लोगों की जान क्यों न चली जाए, चाहे वो रूस में कितनी भी तबाही मचा दे। अपनी विरासत को मजबूत करने की कोशिश में पुतिन ने रूस को वैश्विक मंच पर अपने नेतृत्व के दौरान किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक कमजोर बना दिया है। ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमारा वीडियो देखें जिसमें हम उन सभी कारणों को बताते हैं कि यूक्रेन पर हमला करना पुतिन का अब तक का सबसे खराब फैसला क्यों था। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप यूक्रेन युद्ध के ताज़ा घटनाक्रमों पर हमारी आगे की कवरेज और विश्लेषण देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।